साथियों नमस्कार। साथियों, अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड डेली एक नई खबर आती रहती है। सुबह कोई सस्पेंस बनता है तो शाम को दूसरा सस्पेंस बनता है। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं या पुरानी कहानियों में देखते थे, जो एक्शन थ्रिलर फिल्में होती हैं या सस्पेंस वाली फिल्में होती हैं, उसमें हर क्षण कुछ नया हो रहा होता है। उसी तरीके से केजरीवाल के आसपास के लोगों की कहानी है। देखिए, केजरीवाल बेशक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी कुर्सी के लिए, पावर में आने के लिए कुछ भी कर सकता है, और ऐसे ही लोगों का फायदा उठाया जाता है विदेशी ताकतों द्वारा किसी देश को अंदर से खोखला करने के लिए। क्योंकि इन जैसे लोग बिकने के लिए तैयार बैठे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। खालिस्तानियों को अभी सपोर्ट कर सकते हैं, उनके सहारे सरकार बना सकते हैं। और केजरीवाल तो एक ऐसा व्यक्ति है, आप गौर से अगर देखें तो इसने अभी तक जो चुनाव लड़े हैं, किन किन स्टेट्स में फाइट किया है। दिल्ली में तो ये है ही, इसके बाद इसने पकड़ा पंजाब, पंजाब के बाद इसने फोकस किया गोवा पर, गोवा के बाद फोकस किया हरियाणा पर, और सबसे लास्ट में जाकर के इसका फोकस एचपी पर भी किया, हिमाचल प्रदेश पर, और सबसे लास्ट में किया है गुजरात पर। यानी कि आपको पता है दिल्ली तो इसने कब्जा लिया, उसके बाद अगला फोकस जो इसका था वो था पंजाब। क्योंकि पंजाब में आपको पता है ड्रग्स का मामला काफी ज्यादा हाई रहता है। यह भी पता है आपको, यहां पर खालिस्तान का मुद्दा भी हाई रहता है। ठीक है, उसके बाद जो इसने सबसे ज्यादा जोर दिया वो दिया गोवा पर। गोवा में भी ड्रग का मामला हाई रहता है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, डॉट्स को कनेक्ट करिए। केजरीवाल पहले उन स्टेट्स पर ध्यान दे रहा है जहां पर ड्रग्स या कोई ऐसे इलीगल काम होते हो जिसके जरिए 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बनाया जा सके, या विदेशी ताकतों द्वारा पैसे का लेन देन हेर फेर की जा सके आसानी से। यह पंजाब में मुमकिन है, गोवा में मुमकिन है। उसके बाद केजरीवाल जाता है हरियाणा में। हरियाणा में वो इसलिए गया क्योंकि वहां का रहने वाला है, वहां पर एक इसकी पकड़ है। इसको लगता है कि अगर हरियाणा को भी मैं जीत लेता हूं तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली ये लाइन से है। यहां पंजाब पड़ता है, फिर हरियाणा आता है और उसके बगल में दिल्ली है, तो एक रास्ता क्लियर हो जाएगा आने जाने के लिए। हरियाणा इसने वहां से पकड़ा, और हिमाचल भी इसने इसलिए पकड़ा है क्योंकि पंजाब से सटा हुआ है हिमाचल। जो लोग पंजाब से गड़बड़ करके दाएं बाएं भागते हैं वो हिमाचल में शरण लेते हैं, और हिमाचल भी ऐसे कई लोगों का ठिकाना है जो विदेशी हैं और वहां पर रहते हैं। इसके बारे में आप जानेंगे तो पता चलेगा। सबसे लास्ट में इसने गुजरात भी पकड़ा है। गुजरात भी एक तटीय क्षेत्र है, यानी कोस्टल इलाका है, और गुजरात में भी आए दिन ड्रग्स पकड़े जाते हैं। आपने सुना होगा अडानी के पोर्ट पर पकड़ा गया। इसमें अडानी ने ड्रग्स लेकर आया ऐसा नहीं है, पोर्ट है वो उसका, बस बंदरगाह है, कोई पानी का जहाज लेकर के आ रहा होगा, पकड़ा गया। तो केजरीवाल हर वो संभव प्रयास कर रहा था जिससे इसकी पार्टी को चंदा मिल सके। और दूसरा, इसके साथ कुछ बाहरी ताकतें थी, जैसे खालिस्तानी लोग। पन्नू ने खुलासा कर ही दिया है कि हमने इतने पैसे दिए थे। और कुछ विदेशी ताकतें हैं जिसमें कुछ फॉरेन मीडिया है, लेफ्टिस्ट हैं, कुछ बड़े बड़े एजेंट हैं, बिलियनियर्स हैं, ये सब लगे हुए हैं केजरीवाल जैसे लोगों के पीछे। मैं ये नहीं कह रहा केजरीवाल अकेला, इन जैसे कई लोग हैं देश में जो खोखला कर रहे हैं देश को अंदर से। कुछ मीडिया कर्मी हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं। अब यूट्यूबर देखिए, एक जर्मनी में बैठा हुआ है, वो 2 दिन पहले एक वीडियो डालता है कि भारत में डिक्टेटरशिप देखिए किस तरीके से आ गई है, देखिए हमारे केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, जबकि केजरीवाल के ऊपर कोई केस, कोई चार्ज प्रूफ ही नहीं हुआ। अरे भाई, जब भी ईडी का कोई मसला होता है, जब भी पीएमएलए लगता है या मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगता है, तो उसका नियम है कि आपको जेल में पहले डाल दिया जाएगा, और आप तब तक जेल में रहेंगे जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए। वो कह रहा था इस तरीके का कानून बनाया है पीएमएलए जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी बेल नहीं दे सकती। उसने ही झूठ बोला है, जर्मनी में बैठ करके जिसने वीडियो बनाया है, उस लड़के ने जो आए दिन बनाता है, साफ साफ उसने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट भी बेल नहीं दे सकती, ऐसा कानून बनाया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। ये कल की खबर है, आप देखिए, संजय सिंह को कल बेल मिली है। ईडी ने कुछ नहीं बोला। ईडी अगर ये बोलते कि संजय सिंह को बेल मत दीजिए तो संजय सिंह को बेल नहीं मिल पाती, लेकिन ईडी कुछ नहीं बोली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पूछा कि भाई ये बताइए, इन्होंने हेर फेर करी है, ऐसा कोई अमाउंट कहीं से मिला है? बोले नहीं। क्या ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसी चीज में? नहीं। ठीक है, तो अभी इनको बेल दे देते हैं। आपको कस्टडी चाहिए इनकी? ईडी ने बोला नहीं। लेकिन ईडी ने यह भी कहा कि इनको आप जिस टर्म्स पर बेल दे रहे हैं, आप ये मत समझना कि इन टर्म्स पर अरविंद केजरीवाल को और बाकी लोगों को भी दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा बिल्कुल। अब बताइए, वो जर्मनी में बैठ के वीडियो बना रहा है, उसकी बात गलत साबित हुई कि नहीं हुई? और अगर केंद्र सरकार पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ही जेल में डालना चाहती तो केंद्र सरकार क्यों ईडी के जरिए उसको बाहर आने देती? इसका साफ साफ मतलब है ना कि ईडी अपना एक काम कर रही है। हाँ, उससे जो चीजें हो रही हैं, भाई कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर आ रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस आ रहा है, तो उसका फायदा तो देखो हर कोई उठाएगा। केंद्र में बैठी सरकार भी उठाएगी, वो भी मौका ढूंढेगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं उठाएगी। अब इसमें घटनाक्रम क्या हुआ है, संजय सिंह का कल शाम को बाहर आना
पूरे क्राइसिस को एक अलग ही दिशा में लेकर के चला गया है। अरविंद केजरीवाल की बात तो हम कर ही रहे हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा था। तो अरविंद केजरीवाल, मैं संजय सिंह पे भी आऊंगा, अरविंद केजरीवाल जब जेल चला गया और इन सब कारनामे पर पकड़ा गया, अभी भी गोवा के जो वहां के आम आदमी पार्टी के कर्मचारी हैं उनसे पूछा जा रहा है कि भाई ये बताइए मनी लॉन्ड्रिंग हुई कैसे। पंजाब में पूछताछ चल रही है कि बताइए कैसे हुआ ये सब, पूरी पूछताछ चल रही है। इन सब के बीच जब अरविंद केजरीवाल जेल चला जाता है तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि मनीष सिसोदिया जेल में है। इसके 4 बड़े मेन खिलाड़ी थे जो पहले ही जेल जा चुके थे, जिनमें से मनीष सिसोदिया एक था, संजय सिंह एक था, एक सत्येंद्र जैन है वो जेल में है, और 1-2 लोग ऐसे और हैं जो अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीक हैं, जेल में जा चुके हैं। अब जो सीनियोरिटी में बाहर रहा था वो अरविंद केजरीवाल ही था, और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जो लोग सीनियोरिटी में बच रहे थे वो बाकी के 4 थे, जिनमें से एक थी आतिशी मारलेना, एक था सौरभ भारद्वाज, एक है आपका राघव चड्डा, और एक है आपका दुर्गेश पाठक। दुर्गेश पाठक एक व्यक्ति है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, लोग शायद उसकी शक्ल भी नहीं जानते हों, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट आदमी है कि आम आदमी पार्टी में किस विधायक को लाना है, किसको नहीं ले के आना, बीजेपी से कितने लाने हैं, कांग्रेस से कितने लाने हैं, मतलब कोई भी आदमी आम आदमी पार्टी में आता है तो इस फिल्टर से छनते हुए आता है। ये एजेंट है जो ग्राउंड लेवल पर काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है। अगर आम आदमी पार्टी को आज तोड़ना है तो इसको फिक्स कर लो, ये 40-45 विधायक तोड़ करके ले आएगा। ग्राउंड लेवल पर इसका पकड़ बहुत अच्छी है। तो उसी क्रम में ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। अब आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज दोनों ही लोग ऐसे हैं जो मीडिया को बड़ा पसंद करते हैं, मीडिया में हमेशा छाए रहते हैं। राघव चड्डा ऐसा आदमी है जो मीडिया में भी छाया रहता है, पंजाबी है, पंजाबी यूनिट का मुखिया है, भगवंत मान पर नजर रखता है, और अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड है और कई सारे मामलों में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इससे पहले कि ये जेल जाता या ये पकड़ा जाता या इसका कहीं नाम आता, ये पहले ही भाग गया लंदन। इस समय ये लंदन में है और बहाना बना रहे हैं कि मेरी आंख खराब है। बहरहाल ये तो चले गए लंदन। और रहे दुर्गेश पाठक, तो दुर्गेश पाठक को दुनिया या देश नहीं जानता, लेकिन जमीनी इनकी जो पकड़ है वो बड़ी मजबूत है। तो अरविंद केजरीवाल के सामने उनके जेल जाने के बाद जो 4 चैलेंजेस थे वो ये 4 चैलेंजेस थे। इनमें से एक तो भी लंदन में चला गया है। इसके जाने के भी कई राज हो सकते हैं, या तो ये गया है खालिस्तानियों से सेटिंग करने, क्योंकि ऐसी एक खबर आई थी कि ये एक खालिस्तानी समर्थक एमपी से मिला है लंदन में और पता नहीं क्या बातचीत चल रही है, या ये केजरीवाल के बिटकॉइन का सेटलमेंट करने गया है, और या फिर ये परमानेंट चला गया है। इसे पता है कि जिस दिन मैं पकड़ा गया उस दिन बाहर नहीं आऊंगा कभी भी। क्या केस बनेगा पता नहीं, समय के साथ देखते हैं। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल की एक और राइट हैंड है, उसका नाम है स्वाति मालीवाल। ये भी यूएस चली गई है। इसने कहा है कि मैं अपनी बहन का इलाज कराने जा रही हूं। ये भी यूएस में है इस वक्त, बट ये उतना बड़ा चैलेंज नहीं है केजरीवाल के लिए। ये भी एमपी है, राज्यसभा एमपी, ये भी राज्यसभा एमपी है। ठीक है जी। तो केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा जो दिक्कत बन रहे थे वो ये दोनों बन रहे थे। तो अभी क्या हुआ कि केजरीवाल की अदालत में पेशी थी परसों, और ईडी के वकील ने ऐसा कहा कि देखिए केजरीवाल जी ने आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है कि जो नायर था, इस नायर क्या है कि इन शराब घोटाले में एक बिचौलिया था जो सारी डीलिंग वगैरह करता था, केजरीवाल का बहुत खास था, विजय नायर उसका नाम है। विजय नायर जो है इन दोनों को रिपोर्ट करता था, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल ने पल्ला झाड़ लिया कि मेरे से लेना देना नहीं है विजय नायर का, इन दोनों से बात करता था वो तो। और जबकि होता क्या था कि विजय नायर बात करता था केजरीवाल से, विजय नायर बात करता था केजरीवाल से, और केजरीवाल इसको हिदायत देता था, और विजय नायर बोलता था आतिशी से और सौरभ से कि तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है। मतलब इन दोनों से भी ऊपर था रैंक में। पद कोई नहीं था इसके पास, लेकिन ताकतवर बहुत था। सारा सेटलमेंट यही करता था। इस समय ईडी की कस्टडी में है, और इसका जो बंगला है केजरीवाल के बंगले के जस्ट बगल में है। केजरीवाल ने यह बंगला अपने एक मंत्री के लिए अलॉट करवाया था, लेकिन मंत्री को वहां से भगा दिया और इसको सेटल कर दिया उसमें। और केजरीवाल मुकर गया कि मैं नहीं जानता, मेरे से कोई बात नहीं होती थी, वो तो इन दोनों को रिपोर्ट करता था। मतलब अब ये दोनों फंस गए, निकाल दिया इनको रास्ते से। केजरीवाल इन दोनों को रास्ते से क्यों निकाल रहा था? क्योंकि केजरीवाल अपनी मिसेस के लिए या अपनी वाइफ के लिए इन चारों को रास्ते से हटाना चाह रहा था। एंड केजरीवाल वांट्स कि सुनीता केजरीवाल अगली सीएम बने। ये इसका मास्टर प्लान था। इसलिए आए दिन सुनीता केजरीवाल कोई ना कोई लेटर लेकर के पढ़ के सुनाती है कि केजरीवाल ने ऐसा कहा है, केजरीवाल ने वैसा कहा है। 2 दिन पहले रामलीला मैदान में इन्होंने एक बहुत बड़ी रैली करी है, जितने विपक्ष के नेता हैं, जिनमें सुनीता केजरीवाल जी को भी बुलाया गया था और इन्हें सोनिया गांधी के बगल में बैठाया है। जानबूझ के एक संदेश देने की कोशिश करी है कि शी इज द फेस। आप देख रहे हैं इसमें आतिशी मारलेना को बहुत पीछे बैठाया है।
केजरीवाल ने जानबूझ करके बिसात ऐसी बिठाने की कोशिश करी है कि हम तो जा रहे हैं, आतिशी को सौरभ को भी लेते हुए चले जाएंगे और सुनीता केजरीवाल के लिए मैदान साफ हो जाएगा, फिर कोई कंपटीशन नहीं सुनीता केजरीवाल के लिए। लेकिन खेल इसमें और बिगड़ गया। जैसे ही कोर्ट में ये बात वकील ने बोली, ईडी के ने, तो जो दूसरा केजरीवाल का जो वकील है उसने कुछ नहीं बोला, केजरीवाल ने इस बात का खंडन भी नहीं किया। और जैसे ही आतिशी ने और सौरभ ने कोर्ट में बैठे हुए ये चीज देखी, सब एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए। आतिशी सौरभ की शक्ल देख रही, सौरभ आतिशी की देख रहा कि अरे ये क्या, इसने तो हमारा नाम ले दिया। और फिर दोनों ने सुनीता केजरीवाल की शक्ल देखी और सुनीता केजरीवाल ने बस मुस्कुरा दिया दोनों की तरफ कि देखा, तुम दोनों का काम भी तमाम हो गया, अब मैं बनूंगी सीएम। आतिशी ने शाम को आकर के एक ट्वीट किया कि मैं अगले दिन एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही हूं। कल सभी लोग 10 बजे टीवी खोल करके बैठ गए, पता नहीं कौन सा खुलासा होगा। सबको पता था आतिशी दो में से कोई एक काम करेगी, या तो बीजेपी पे निशाना साधेगी या केजरीवाल को घेरने का प्रयास करेगी कि इसने ऐसा किया, आज विस्फोट हो जाएगा आतिशी मारलेना का। और आतिशी मारलेना इतनी स्मार्ट निकली कि इसने दोनों ही काम कर डाले। कैसे? आतिशी मारलेना ने कल अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इसमें यह कहा मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही हूं, मेरे एक करीबी के पास फोन आया है बीजेपी वालों का और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप हमारी बीजेपी में शामिल हो जाइए, मुझे खरीदने की कोशिश करी जा रही है, तो लेकिन मैं बता देती हूं कि बीजेपी वालों तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। यहां से बीजेपी को टारगेट कर दिया। अब दूसरा सेंटेंस, और मैं एक चीज और बता देती हूं कि बीजेपी वाले कोशिश कर रहे हैं कि ईडी के जरिए जो हमारे टॉप 4 नेता थे उनको तो अंदर करवा ही दिया है, अब बाकी के जो टॉप 4 नेता हैं उनको भी अंदर करवाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले। वो टॉप 4 कौन कौन से हैं? एक तो मैं हूं यानी आतिशी मारलेना, एक सौरभ भारद्वाज, एक राघव चड्ढा और एक आपका दुर्गेश पाठक। यानी कि आतिशी मारलेना ने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि भाई आप ये मत समझना अरविंद केजरीवाल जी कि आपके बाद इनका नंबर आ जाएगा, इनका तो नंबर दूर दूर तक नहीं है, आपके बाद जो टॉप 4 हैं वो ये हैं, हम 4। आतिशी ने ये कहा कि भाई देखो अब मैं और सौरभ तो जेल जाएंगे, अपने साथ इन दोनों को भी ले जाएंगे, इन दोनों का नाम भी ले डाला कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप देख रहे हैं कैसे खिचड़ी पक रही है इनके यहां। अब जो है और मुसीबत, इससे क्या हुआ कि एक संदेश गया कि सुनीता केजरीवाल कहीं भी लिस्ट में नहीं है। आतिशी ने साफ साफ कहा टॉप 4 हमारे जेल में है, टॉप 4 हम ये रहे और हमको भी जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे नैरेटिव में यह सेट करने की कोशिश करी गई इनडायरेक्टली कि सुनीता केजरीवाल इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। और सुनीता केजरीवाल को भी झटका लग गया कि अच्छा इस तरह से। और केजरीवाल हमेशा सीएम थे, सीएम है, सीएम रहेंगे, केजरीवाल के बारे में थोड़ी तारीफ भी कर दी आतिशी मारलेना ने, जिससे कि जनता में संदेश जाए कि केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोल रही हैं, केजरीवाल के साथ हैं। देखो राजनीति में ऐसे ही होता है। और कल शाम को क्या होता है कि संजय सिंह जी बाहर आ जाते हैं, उन्हें बेल मिल जाती है। यहां पर एक और झटका, संजय सिंह के बाहर आने का मतलब है कि केजरीवाल के बाद, केजरीवाल एक सीनियर नेता है, केजरीवाल के बाद जो मनीष सिसोदिया है वो सीनियर है, उसके बाद नंबर आता है संजय सिंह का, और उसके बाद कहीं आते हैं ये आतिशी मारलेना वगैरह। 4 नाम अब मैंने आपके सामने लिए हैं। हालांकि दुर्गेश पाठक एक इंपॉर्टेंट आदमी है, बट संजय सिंह का नाम पहले आता है। अब संजय सिंह के बाहर आने का मतलब है कि इन 4 का नाम तो वैसे ही कट गया। प्लस जो केजरीवाल ये सोच रहे हैं कि मैं सुनीता केजरीवाल को सीएम बना देता, अब सुनीता केजरीवाल भी पीछे हट ली, क्योंकि जब संजय सिंह अवेलेबल हैं तो इनका क्या काम। संजय सिंह तो एमपी हैं राज्यसभा के, हो सकता है वहां से इस्तीफा दे दें, एमएलए का चुनाव लड़के दिल्ली में आ जाए, हो सकता है न भी आए तो कम से कम होल्ड तो इनका रहेगा। अब दुनिया जो पूरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो इनकी ही बात सुनेगी ना। तो ये लोग तो अपने आप न्यूट्रलाइज हो गए और इधर ये न्यूट्रलाइज हो गई जो सपने देख रही थी। संजय सिंह कहां अपनी के आगे किसके चलने देंगे। और संजय सिंह एक अच्छे खासे कार्यकर्ता हैं, इनकी पूर्वांचल वोट बैंक में पकड़ है। पूर्वांचल वोट बैंक का मतलब ऐसे लोग जो ईस्ट यूपी के हैं या बिहार के हैं और इस वक्त दिल्ली में आकर के रह रहे हैं, उस वोट बैंक को संभालने का काम संजय सिंह का है। हरियाणा के वोट बैंक को संभालने का काम संजय सिंह का है। तो संजय सिंह की पकड़ अच्छी है और संजय सिंह कोई हल्के आदमी नहीं है, तीसरे नंबर पर जरूर हैं, लेकिन केजरीवाल के बराबर की कद रखते हैं। केजरीवाल को कोई भी टिकट अगर किसी को बेचनी है, यहां पर टिकट बेची जाती है, सीधी बात है, कोई भी टिकट बेचनी है तो संजय सिंह के जरिए ही बिकती है। संजय सिंह ही बताते हैं कि इसको मैंने इतने में खरीदा है, इसको मैंने इतने में खरीदा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी में अगर आपको टिकट चाहिए तो पैसे दो, टिकट लो।
और यही केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो इनका आरोप था कि कांग्रेस पार्टी तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मालिकों को ही टिकट देती है, इसलिए दिल्ली में सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है। ये इस चीज के बड़े खिलाफ थे कि बिजनेसमैन लोगों को टिकट नहीं दी जानी चाहिए। और जब ये सत्ता में आए तो सबसे पहले इन्होंने ही बिजनेसमैन को टिकट दी। फॉर एग्जाम्पल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और आम आदमी पार्टी के एमपी हैं राज्यसभा में, इनका नाम है अशोक कुमार मित्तल। अब एलपीयू के मालिक भी हैं, चांसलर भी हैं, तो बिजनेसमैन हुए कि नहीं हुए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हुआ कि नहीं हुआ, एमपी बनाया कि नहीं बनाया। अब केजरीवाल जी क्या बोलेंगे? मैं ये नहीं कह रहा इनको बनाया गलत कर दिया, भाई देश में और भी हैं और पार्टी में ही बन रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी जो कह के आ रहे हैं उस पर तो नहीं टिके ना। ये काम संजय सिंह का था और यही कारण है कि केजरीवाल की पार्टी में जो एमपी हैं, एमएलए हैं, ये ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। केजरीवाल के जेल जाने पर ऊपर ऊपर से हल्ला कर रहे हैं। आपने किसी एमपी को ज्यादा कुछ करते नहीं देखा होगा। हरभजन सिंह भी एमपी हैं, हरभजन सिंह के मुंह से कुछ सुना नहीं सुना हुआ। लेकिन वहीं गौतम गंभीर भी बीजेपी के सदस्य हैं, पहले एमपी थे, अभी एमपी हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया है। फिर भी गौतम गंभीर पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। बाकी लोग नहीं देते। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों को एक पर्टिकुलर सेटिंग के जरिए लाया गया है, किसी न किसी पर्पस के जरिए लाया गया है, और ये सारे काम संजय सिंह के होते थे। तो अब संजय सिंह के होते हुए सुनीता केजरीवाल कैसे बन सकती हैं? कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो तो वैसे भी नहीं कर रहे थे। तो यहां हो गया खेल खराब चार लोगों का, जो है आतिशी, सौरभ, दुर्गेश पाठक और आपके राघव चड्ढा। अब संजय सिंह जो व्यक्ति हैं, इन पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि इनको बाहर भेजा गया है या ये बाहर आए हैं जेल से। क्योंकि देखो पॉलिटिक्स तो है, ये बात हम मानते हैं, बीजेपी पॉलिटिक्स करती है, मोदी पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत शातिर पॉलिटिशियन इसमें नो डाउट। लेकिन हो सकता है संजय सिंह से डील करी हो कि तुम एक काम करो, बाहर जाओ, अपने सिस्टम में जाओ जहां से आए हो, वहां से लैपटॉप, फोन कॉल, फाइल वाइल जो कुछ भी ला सकते हो लेकर के आओ, जिससे केजरीवाल का पूरा नेक्सस पकड़ा जा सके। हो सकता है इस शर्त पे छोड़ा हो। क्योंकि जब बेल दी जा रही थी संजय सिंह को तो ईडी ने इसकी आपत्ति नहीं जताई, जबकि ईडी चाहती तो आपत्ति जता देती और बेल नहीं मिलती। ईडी का आपत्ति न जताना इस बात पर शक करता है कि जरूर कोई डील के साथ इनको बाहर भेजा गया है। तो ये तो है इनकी एक कहानी। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। दूसरी कहानी ये है कि केजरीवाल का केस, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, केजरीवाल पहला नेता है जिसके जेल जाने पर जर्मनी ने रिएक्शन दिया है, जिसके जेल जाने पर यूएस ने रिएक्शन दिया है, जिसके जेल जाने पर यूएन ने रिएक्शन दिया है, जिसके जेल जाने पर इसके कई सारे एमपी बाहर विदेशों में घूम रहे हैं, और जिसके जेल जाने पर एक यूट्यूबर जर्मनी में बैठ करके इसको डिफेंड कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक इंटरनेशनल नेक्सस है जो इस चीज पे काम कर रहा है कि कैसे भी मोदी को सत्ता में मत आने दो। मोदी से बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं है, इससे बड़ा खराब आदमी कोई नहीं है। इन सबके पीछे जो मास्टरमाइंड माना जाता है, दुनिया में सबसे बदनाम आदमी है, उस आदमी का नाम है जॉर्ज सोरोस। ये आदमी ईविल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, दुनिया का कोई देश इसे पसंद नहीं करता। हंगरी का आदमी है, हंगरी देश का, और बहुत पैसे वाला है, बिलियनियर है, और इतना प्रभावशाली रहा है, आज इसकी उम्र 92 ईयर्स है। इतना प्रभावशाली है कि इसने अच्छी अच्छी बैंकों को डुबो दिया था। लंदन में बैंक को डुबो दिया था रातों रात, यूके में। ये इस टाइप का आदमी, जैसे हमारे यहाँ हर्षद मेहता था ना 1992 स्कैम वाला, जिसके एक कहने पर शेयर्स ऊपर नीचे हो जाते थे, वैसा ही ये है। ये जानबूझ के बोलता है कि मैं तो ऐसे ही पैसे कमाता हूं, आज मैं किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा, उसके शेयर नीचे चले जाएंगे, तुरंत उसके शेयर खरीद लूंगा, कल को ऊपर आएंगे बेच दूंगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अडानी के बारे में एक खबर आई थी 1-2 साल पहले, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी जिसमें अडानी के बारे में कुछ नेगेटिव बात छापी थी, जिसके बाद अडानी के शेयर एकदम से गिर गए थे। फिर पता चला था कि वो खबर सही नहीं थी। वो खबर ऐसे ही लोग प्लांट करते हैं शेयर्स गिराने के लिए। तो ये आदमी खुल करके कहता है कि मैं मोदी को पसंद नहीं करता, हटाना चाहता हूं। कई सरकारों के बारे में डायरेक्टली इस आदमी ने बोला है। और ये आदमी मोदी जैसे नेताओं को हटाने के लिए कुछ लोगों को प्लांट करता है, कुछ ताकतों को प्लांट करता है। डीप स्टेट्स आपने सुना होगा वर्ड, उसमें वो यूट्यूबर है जो जर्मनी में बैठ करके वीडियो डाल रहा है। उस यूट्यूबर का अपना चैनल जरूर है वो, लेकिन उसको मोनेटाइजेशन उसके हाथ में नहीं है, उसका कंटेंट उसके हाथ में नहीं है। वो कोई भी चीज डालता है 2-3 घंटे में मिलियंस में व्यूज पहुंच जाते हैं। ऐसे ही नहीं पहुंच जाते, आप कितने भी प्रभावशाली सही, नरेंद्र मोदी भी कोई वीडियो डाल दें तो जल्दी वायरल नहीं होता। ये सब वायरल करवाए जाते हैं, पूरा एक नेक्सस है, इनको कंटेंट दिया जाता है। इसलिए देख लो, उसने डिक्टेटरशिप पे वीडियो डाला, उसने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको बेल नहीं दे सकती, ऐसा एक्ट लेकर के आए हैं।
अब कैसे दे दी संजय सिंह को बेल? तो ये एक, इसी को कहते हैं प्रोपेगेंडा, जानबूझ के इस तरीके से चीजों को दिखाना जो सब नेगेटिव में चल रहा है। और जर्मनी वाला जो मैं केस बता रहा था, तो जर्मनी ने अरविंद केजरीवाल के बारे में बोला, और जर्मनी ने इससे पहले एक बार और बोला था। जर्मनी ने आज तक इंडिया के इंटरनल मामले में 2 ही बार बोला है, एक बार केजरीवाल और एक बार बोला था देवेंद्र भुल्लर के बारे में। ये एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था, और ये 1993 में 1993 में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए थे उसका मास्टरमाइंड है। इसे सजा मिली थी और ये 1995 से जेल में बंद है, और 2001 में इसे फांसी की सजा दी थी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उस सजा को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया 2014 में। इस व्यक्ति का नाम खालिस्तान से जुड़ता है और इसको घोषित किया हुआ है, बाकायदा सजा मिली हुई है। इस पर जर्मनी ने कुछ ना कुछ उस समय बोला था, और कई बार इसके लिंक आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं। कोई ना कोई नाम जोड़ में आता रहता है। मैं उस पर ज्यादा कंफर्मेशन के साथ कुछ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसका कुछ खास प्रूफ किसी के पास है नहीं, सिर्फ नाम आता है। तो जर्मनी इन 2 चीजों के बारे में ही बोल रहा है, और जर्मनी के पीछे खड़ा हुआ है यूएस। जर्मनी एक तरीके से वही कहता है जो यूएस कहता है, और यूएस पन्नू को बचा रहा है, और पन्नू खालिस्तानी है, और यूएस में स्वाति मालीवाल भी है। जर्मनी में वो यूट्यूबर बैठा हुआ है, लंदन भी कहीं पीछे नहीं है, यूके, वहां पर भी हमारा एक एमपी गया हुआ है। आप इस चीज को देखिए, जानिए किस तरीके से चीजें चल रही हैं। केजरीवाल इज अ पर्सन हु इज हंग्री फॉर पॉलिटिक्स, हंग्री फॉर पोजीशन, हंग्री फॉर पावर। ये पावर के लिए हंग्री आदमी है, और इन जैसे लोगों को ऐसे ही आदमी की तलाश है। केजरीवाल जैसे नेता मिल जाएं, वो जर्मनी में बैठा हुआ है उस जैसे यूट्यूबर्स मिल जाएं, और एक चीज और दिखाऊं मैं आपको, इन जैसे पत्रकार मिल जाएं, और क्या चाहिए, चल जाएगा प्रोपेगेंडा। और अगर भारत में वास्तव में डिक्टेटरशिप है तो ये लोग जितना जहर उगलते हैं, क्या उगल पाते? मैं आपको कई वीडियोस ऐसे दिखा सकता हूं, आप चाहें तो यूट्यूब पर देख लेना, जिसमें इनका और इनका कंटेंट सेम होता है, वर्ड टू वर्ड सेम होता है, और दोनों एक साथ रिलीज करते हैं, एक टाइमिंग पर रिलीज करते हैं, और एक जैसी बातें कहते हैं। यानी कि इनके पास जो कंटेंट आ रहा है वो किसी तीसरी जगह से आ रहा है। ऐसी चीजें हैं। तो वास्तव में अगर ये देश में डिक्टेटरशिप होती तो ये लोग इतना बोल नहीं पाते। पुतिन के खिलाफ कोई बोलता है तो अगले दिन दिखाई नहीं देता। कई केसेस हैं ऐसे। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के खिलाफ कोई बोलता है तो अगले दिन दिखाई नहीं देता। चाइना में भी यही हाल है। इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। उम्मीद है मैं अपनी बात आप तक पहुंचा चुका हूंगा। जय हिंद।